मेरा नाम अभिषेक है। मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले का रहने वाला हूं और पिछले 10-11 साल से एग्रीकल्चर के अलग अलग पायदानों में काम कर रहा हूं। जहां एग्रीकल्चर की बात आती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण पायदान है वो है कि किसान। तो जब हमने अपनी जर्नी शुरू की तो एक किसान के रूप में मैंने इसको शुरू किया। हालांकि एम्बिशन जो मैं लेके आया पुणे से वो यही था कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एग्रीकल्चर के जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हैं बहुत बड़े हैं। जब आप वेजिटेबल को देखते हैं, जब आप फ्रूट्स को देखते हैं, जैसे कल ही जो डिस्कशन मेरा हो रहा था सीतामढ़ी के किसान से, तो मैंने उन्हें बोला कि आपके इलाके में इतने आम के बागान हैं, इतने पुराने बागान हैं, फिर भी बिहार में आम बाहर से आता है और जो आपके प्रोड्यूस हैं वो क्यों मार्केट तक नहीं पहुंच पाते या मार्केट से सस्ता उठाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म कम है या ना के बराबर है। दूसरा, जो उसका पिक टाइम पे अवेलेबिलिटी है इतना ज़्यादा है कि मार्केट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, या फिर मार्केट में जो एक टर्मिनोलॉजी चलती है कि लोग जो ब्रोकिंग करते हैं उसके प्राइस को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेसिंग का मतलब कहीं नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका अलग फॉर्म ही क्रिएट किया जाए। प्रोसेसिंग वही है जो हम लोग बचपन से अपने घर में देखते आए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि बहुत पहले जो घर में अगर गोभी के सीज़न में, बैगन के सीज़न में, या इनफैक्ट जो आज के डेट में चिप्स है, वो लोग आलू को सुखा के और बनाते आए हैं। ये बहुत पहले से परंपरा चलते आ रही है। तो ये हमारा एम्बिशन था जिसको लेके मैं आया था। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों तक ये मैसेज जाए कि ये पॉसिबल है। जब मैं पुणे में था और मैं देखता था कि भाई 1 एकड़ से लोग 10 लाख 12 लाख रुपए का रेवेन्यू बना रहे हैं। नेट प्रॉफिट बाद का विषय होता है। नेट प्रॉफिट डिपेंड करता है कि जो चीज़ जहाँ पे उगाया जा रहा है वहाँ पे लोकल मार्केट क्या है, या फिर साल भर उसका क्या डिमांड रहता है। बट ये तो तय था कि भाई रेवेन्यू बेस्ड पे अगर 10-12 लाख उनको पर एकड़ मिल रहा है तो ये पॉसिबल बिहार में भी था। शुरू करना था तो फिर एक ऐसी जगह चुनना था जहां मैं भी इजी चीज़ों को कर सकूं। मैंने अपना गांव चुना। एक चीज़ जान के लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा कि 10 साल पहले तो बिजली की हालत ऐसे ही ठीक नहीं थी, खासकर हमारे गांव में तो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। अब ड्रिप इरिगेशन करना है तो ड्रिप इरिगेशन को बिना बिजली के कैसे करेंगे, तो जनरेटर का सेट लगाना था। उसके बाद जब स्ट्रक्चर पॉली हाउस का बनने लगा तो आसपास के किसानों को ऐसा लगता था जैसे कोई फैक्ट्री बन रही है। फिर उसके बाद जब प्लास्टिक डाला जाने लगा तो ऐसा लगा कि ये प्लास्टिक का क्या मीन है, जेठ की दोपहरी में ये गल जाएगा, ये पिघल के गिर जाएगा। लेकिन जब उसका आउटकम शुरू हुआ तो वो जो मेरा जगह मतलब मार्केट से इतना दूर, लोगों की नज़रों से इतना दूर था, वहाँ पे लोग आने लगे, लोग फोटो खिंचाने लगे। इनफैक्ट कुछ शूटिंग्स भी शुरू हुई। इतना ब्यूटीफुल लगता था। और पहला जो मीडिया कवरेज आया था उसमें आज भी मुझे याद है कि जो मेरा गांव है बरौली, और ये लिखा हुआ था कि बिजली की सुविधा से दूर है, अभी भी वहाँ बिजली नहीं है। सड़क ऐसा था कि कहीं ना कहीं आपको मतलब घुटने तक गड्ढे मिलते थे। तो वहाँ से जब चीज़ें शुरू हुई और एक बार मुझे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने थोड़ा रिकॉग्निशन दिया, फिर मुझे भी अच्छा फील हुआ। और उसके बाद अपने एक्सीडेंट से भी उबर के एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्रयासरत रहा। कुछ हद तक हम उसमें आगे भी बढ़े, लेकिन जो चीज़ आप सोच के चलते हैं ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आपकी टीम टूट जाती है, कुछ और भी मसले हो जाते हैं, जिसके कारण फिर आप या तो रास्ते बदल देते हैं या फिर उसी रास्ते पे थोड़े से अलग रूप में चल देते हैं। 2016 तक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज की बात शुरू हो गई थी और हमने नाबार्ड के साथ मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का शुरुआत करवाया। उसके बाद क्रॉप क्या चुनना था, 2 रास्ते थे। एक तो कि भाई धान बहुल एरिया है, धान आप वहाँ से लेके बढ़ जाएंगे, धान को सेल कर देंगे, आसपास के राइस मिल को दे देंगे, या फिर जैसा बिहार का धान छत्तीसगढ़ को जाता है, बंगाल को जाता है, दिल्ली तक भी जाता है, जो गाजियाबाद में कुछ फैक्ट्रीज हैं KRBL, AIT फूड्स जैसे। बट हमने थोड़ा सा उल्टा पकड़ा। हमने एरोमेटिक मेडिसिनल को आधार बनाया। एरोमेटिक मेडिसिनल इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इन्वायरमेंट से लड़ने का कहिए या इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की उसमें बहुत अच्छी क्षमता होती है। दूसरा, थोड़ा सा जो मतलब उसका साइकिल है वो
अन्न वाले फसलों से अलग होता है। अन्न वाले फसलों के साथ क्या है कि भाई अगर धान पकना है तो सबका एक साथ पकेगा, 10 दिन 15 दिन के आगे पीछे हो सकता है, किसी का वैरायटी के आधार पे आगे पीछे हो, या फिर किसी का जो भी रोपनी का समय हो आगे पीछे उसके आधार पे हो। लेकिन एरोमेटिक मेडिसिनल में ये चीज़ नहीं है। अगर लेमन ग्रास की कटाई करनी है और 10 दिन आप नहीं काटेंगे तो उससे बहुत उस पर फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, हर एक पौधे का मेटाबॉलिज्म लेवल है या हर एक पौधे का जो भी मैच्योरिटी का स्केल है वो आगे पीछे हो जाता है, 1-2-4% की कमी आ सकती है ईल्ड में, बट बहुत असर नहीं पड़ता। तो हमने एरोमेटिक मेडिसिनल को ही आधार बनाया और उसके लिए सबसे पहली शुरुआत आर्टिमिशिया की खेती हमने शुरू कराई थी। इफ्का लैब के थ्रू कुछ बीज मिल जाते हैं और 1 एकड़ के लिए सिर्फ इतना सा बीज, इतना छोटा उसका बीज होता है। तो ये जो भी एरोमेटिक मेडिसिनल है, अगर उसको बहुत ही ठेठ भाषा में बोले तो ये सब घास, कहीं ना कहीं ये घास के रूप में उगे हुए हैं, या तो उनकी जो पहचान है थोड़े अलग रूप में है, या तो फिर उनके वैरायटी का जो यील्ड है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। जैसे अगर खस को आप लें तो ये खस कुछ नया नहीं है, आप आरी पे देखते हैं जो भी एक तरीके का मूंज जैसा अगर फसल उगा हुआ है तो खसी है, बट अब उससे उसके जड़ से आप तेल निकालते हैं तो उसका यील्ड कुछ अलग रहेगा। सीमैप के जो लेटेस्ट वैरायटी है उससे जो यील्ड आप निकालते हैं वो अलग तरीके का होता है। तो एरोमेटिक मेडिसिनल में करते करते लेमन ग्रास के लिए हम लोग डिस्टिलेशन यूनिट्स किसानों को कह रहे थे कि भाई आप लोग लगाइए और इसका जो वाइल होगा उसको हम लिंक करेंगे। बट उस बीच कुछ ऐसे किसान मिले जिन्होंने कहा कि हमारी जोतें छोटी है और हम भी परेशान हैं, हम भी नीलगाय से परेशान हैं, हमारा भी जो पटवन है प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो हम क्या करें। इसके लिए हम लोगों ने ज़रा सा उसके पत्ती को काट के और जस्ट कंजम्पशन शुरू कराया, क्योंकि पुणे में मैंने एक चीज़ देखा था कि गावटी चाह करके लोग पीते हैं और उसमें लेमन ग्रास की पत्तियाँ रहती हैं। मतलब लेमन ग्रास महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही पुराना हर्ब है जिसको लोग अपने चाय में या फिर जस्ट लेमन राइस बनाने में या फिर अदर थाई डिशेज या फिर जापानीज डिशेज में इस्तेमाल करते रहे। और उन शहरों में, महाराष्ट्र जैसे राज्य के अनेक शहरों में इस तरह के स्पेसिफिक रेस्टोरेंट हैं जहां थाई डिश मिलता है या फिर आपका जापानी खाना मिलता है, तो वहाँ पे डिमांड हमेशा ये बना रहा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि फ्रेश हर्ब का बहुत ज़्यादा डिमांड आज भी नहीं है, तो हमने उसको ड्राई करके थोड़ा सा प्रॉपर वे में थोड़ा सा उसके पेस्ट को या फिर ये कह कि माइक्रोब्स को हटाने के लिए थोड़ा सा बॉयल वाटर का सहारा लेके और फिर उसको सैनिटाइज वे में सुखाना, या फिर अगर ठंड है तो उसको सोलर ड्रायर में सुखाना, ऐसे करके हमने एक हर्बल टी की शुरुआत कराई तो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच बनाने में कामयाब रही। मतलब ये कोरोना से पहले का, मैं इनोवेशन तो नहीं बोलूँगा, बट कोरोना से पहले का इनिशिएटिव था जिसको काफ़ी मार्केट अच्छा मिला। और आज के डेट में आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पे करीब करीब 200 ब्रांड लिस्टेड है। मन में एक डर ये जरूर था कि इसको टी कैसे कहा जाए। वो कहा गया है कि कभी कभी आप जब किसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ओवर थिंकिंग ही अपने आप में एक बर्डन है। जिनको नहीं पता कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, उनके लिए कुछ नहीं है। वो एक नाम लेंगे, उसको पैक करेंगे और उसको मार्केट में लेके आ जाएंगे। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो वही आपके लिए सर दर्द हो जाता है। तो मुझे ये था कि भाई चाय एक स्पेसिफिक कमोडिटी है, चाय एक पर्टिकुलरली प्लांट है जिसको उगाया जाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेची जाती है। तो आप किसी भी एबीसी हर्ब को चाय कैसे कह सकते हैं। और मुझे मतलब वो एक उदाहरण याद आया था। मैं IIM अहमदाबाद की एक किताब पढ़ रहा था जिसमें 150 कॉर्पोरेट केसेस का जिक्र था। उस केस में एक ऐसा था कि भाई पेप्सोडेंट और कॉलगेट के बीच की लड़ाई थी। पेप्सोडेंट ने एक ऐड बनाया था जिसमें कॉलगेट का ऐड किए हुए टोन को उसने एक शंख पे पेस्ट किया और जब उसको तोड़ता है तो ऐसा लगता है कि एक टिन की आवाज़ आ रही है, जो बेसिकली कॉलगेट अपने ऐड में करता था। और नीचे लिखता था कि एक लीडिंग टूथपेस्ट और एक पेप्सोडेंट टूथपेस्ट। बाद में वो कोर्ट में वो साबित हुआ कि भाई एक अल्टीमेटली कॉलगेट की इंसल्ट हो रही है और एक बड़ी पेनाल्टी लगी थी। तो ये डर था कि आप मार्केट बना लेते हैं, लेकिन कल के डेट में टी के लिए स्पेसिफिक बोर्ड हैं, टी बोर्ड या फिर टी प्लांटर एसोसिएशन करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जिनमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लोग, या यूँ कहें कि आज भी अगर आप कुछ टी गार्डन्स देखें जैसे गुडरिक्स या डंकन्स, तो उसमें अभी भी इंग्लैंड का स्टिक बना हुआ है, तो वो किल कर देंगे। ये देखते हुए हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट ऑफ टी करके उसको मार्केट में उतारा।
और धीरे धीरे वो लोगों तक पहुंच रहा है। अब हम इस प्लान में भी हैं कि भाई उसके टी बैग बनाएं, क्योंकि जो ग्रीन टी का एक ट्रेडिशन है लोगों को कंज्यूम करने का, वो ये है कि टी बैग में ही लोग पीना पसंद करते हैं। जो एग्जिस्टिंग टी है उसको लोग उबाल के या फिर उसको लीकर के रूप में या दूध के साथ या फिर तीनों को अलग अलग मिला के और फिर एक साथ पीते हैं। फिर कुछ और जो एफपीओज थे उनको ये समस्या आने लगी कि भाई कंप्लायंसेज कैसे किए जाएं। जैसे किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत आसान है, बट उसके साथ चलते रहना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो एफपीओ जब वर्ड था शुरुआत करने के लिए तो कई लोगों ने शुरू किया, बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ई-केवाईसी का नॉर्म्स लाया और जो अंतिम डेट खत्म हुआ ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन का, तो करीब करीब इंडिया के 97% एफपीओ डिफंक्ट हो गए थे। मतलब उनको खेती करना आता था, खेती के बाद पैकेजिंग करना भी आता था, उनमें से कुछ लोगों ने मार्केट भी बना लिया था, बट कंपनी के कंप्लायंसेस मैनेज करने उन्हें नहीं आते थे। बस लेख दे के एक सीए का सहारा होता था, और जब वहाँ जाते थे तो उनको ऐसा फील होता था कि भाई मैं गया और 7,000 की पेनल्टी बताई जा रही है। मतलब सेम ऑडिटर किसी फर्म को ऑडिट करने के लिए 6,000 मांगते थे, किसी को 26,000 मांगते थे। तो 26,000 उनके लिए मांगा जाता था जिनके रेजोल्यूशंस के कहीं बुक नहीं थे, जो साल में मैंडेटरी 4-5 रेजोल्यूशन फाइलिंग करनी होती है वो फाइल नहीं थे, बैकडेटेड फाइलिंग करनी है, बैकडेटेड फाइलिंग के साथ जो करंट डेट में फाइलिंग हो रही है उसके चालान्स के कॉस्ट। अगर किसी ने पेडअप कैपिटल को बढ़ा लिया है कागज पे अपने रजिस्टर पे और उसको मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे नहीं बढ़वाया, तो उनको फिर उस डेट में कैपिटल इन्हांसमेंट करना, तो ये सब कॉस्ट थे। अभी बातों बातों में मुझे वो भी एक किस्सा याद आता है, जब हम बिहार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे बर्ड में, लखनऊ में जो नाबार्ड का बैंकिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ, और झारखंड के भी एक किसान थे, यूपी के एक किसान थे। उन्होंने बोला कि हमने तो बजट में ये सुना था कि वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 5 साल तक एफपीओ के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जब हमने अपना फाइलिंग कराया तो 6 लाख रुपए का मुझे टैक्स लग गया। तो ये सब दिक्कतें थी, मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहाँ लगना है, या फिर एक इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से टर्नओवर के वाइज जो टैक्स का प्रोविजंस है। तो हमने कुछ एफपीओज को मेंटरिंग करना शुरू किया। उसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लेता था, या मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रस्ट या सोसाइटी नहीं थी जिसके बैनर तले मैं इसको करूं। मैं बस इंडिविजुअल बेसिस पे, जिसने कहा कि भाई हमारे यहाँ 1 दिन 2 दिन के लिए मैं आ जाता हूँ आपके लिए, तो करीब करीब पूरे भारत में 150-60 एफपीओ को मैंने मेंटरिंग करी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, बहुत मेरे पास संख्या तो है नहीं या कोई डेटाबेस नहीं है, बट इतने किसानों के साथ मैं काम आज के डेट में कर रहा हूँ। अब जो अगली कड़ी है कि पिछले 2 साल 3 साल में आप देखेंगे कि एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बदला है, और कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे मतलब टेक्नोलॉजी को जोड़ के और उसको बहुत ही अच्छे रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे अगर जिनको पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था तो डीमेट अकाउंट खुलाने में ही 7 दिन लगते थे, उसके अलावा पेपर पे कम से कम 60-70 साइन करने होते थे। आज कुछ ऐसे ऐप हैं जहाँ पे आप बस प्ले स्टोर से या फिर कहीं से आप उसको ये करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और उसके साथ कई डिटेल्स को भरते हुए इनफैक्ट आप अपने फोटोग्राफ्स और साइन भी डिजिटली डाल के और आप अगले दिन से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर में भी एग्रीटेक जैसे एक वर्ड ने लोगों को खींचा है, और कई ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं या फिर कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे फ्रेशर्स मतलब इसको अपने तरफ देख रहे हैं। सिमिलरली मुझे भी इसने थोड़ा सा खींचा है, और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही शुरुआती दौर में है। बिहार सरकार की जो स्टार्टअप नीति है उसमें हमारा भी आइडिया सेलेक्ट हुआ है, और धीरे धीरे हम उस मुकाम की ओर बढ़ेंगे। जो कोर आइडिया है और जो अब तक के अचीवमेंट्स हैं उसको जब हम जोड़ते हैं तो यही पाते हैं कि जैसे 3-4 दिन पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जिक्र आया है, और औरंगाबाद में लेमन ग्रास सेलेक्ट हुआ है। आप माने ना माने, अगर आसपास के किसी लोगों से पूछेंगे तो पाएंगे कि 14-15 तक लेमन ग्रास का एक कट्ठा भी औरंगाबाद में नहीं था, जो आज बढ़ के एक सर्टेन स्केल पे है। मैं ये इतनी बड़ी बात भी नहीं कर रहा हूँ कि ये संख्या कुछ 1000 या 10,000 एकड़ में है, बट हाँ 20-25 किसानों ने इसको आजमाया तो है, और उनको जो फ़ायदा मिल रहा है वो ट्रेडिशनल क्रॉप से बहुत ही अच्छा मिल रहा है। मतलब अगर धान की बात करें तो औरंगाबाद में बहुत सारे लोग बासमती नहीं करते हैं, 1-2 गांव को छोड़ दीजिए तो मेजरली जो धान उगाने वाले लोग हैं वो MTU 70-29, सोनम, रूपाली ऐसे ही धान को उगाते हैं। और इनके इल्ड और करेंट मार्केट प्राइस, MSP की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, करेंट मार्केट प्राइस को आप ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं 20-22-24 हज़ार से ज़्यादा का ग्रॉस उनको नहीं मिलता।
लेकिन ये सब जो हर्बल प्रोड्यूस हैं या हर्बल खेती हैं, उनको कहीं ना कहीं 50,000 60,000 तक भी पर एनम पोस्ट दे रहे हैं। हमने मेंथा को भी एज अ थर्ड क्रॉप वहाँ पे डलवाया है और आज के डेट में 200 एकड़ से ज़्यादा मेंथा मतलब सिर्फ औरंगाबाद में किया जा रहा है। बगल का जिला रोहतास में होता था, लोग उसका आसमान यूनिट भी देखते थे, लेकिन किसी के अंदर ये था नहीं कि भाई इसको कैसे शुरू करें। जबकि कुछ किसान ऐसे रहते थे जिनका गेहूं पहले ही पटवन में डूब जाता था। मतलब नहर बेल्ट का जो भी किसान है उनके साथ अगर कोई एक क्रॉप करने में सुविधा है तो वो सिर्फ धान है। धान के अलावा कुछ भी वो क्रॉप जब करते हैं और अगर लेटेस्ट मैकेनिज्म का सहारा नहीं उन्होंने लिया तो निश्चित रूप से वो रिस्क पे रहते हैं। मतलब आपने गेहूं की पटवन करी और अगले ही दिन किसी किसान ने अपने बगल के गेहूं की पटवन करी तो उसका सीलन या फिर जो दरार या फिर यूं कहें कि चूहों द्वारा बनाए गए अगर कुछ गड्ढे हैं तो उससे पानी आ गया, फिर आपका पटवन हो जाता है। सम टाइम ये भी एक समस्या है कि आज आपने पटवन कर लिया कि चलो भाई कल के डेट में क्या होगा, क्योंकि आजकल नहरों में भी पानी का जो कंटिन्यूएशन है वो नहीं है। मतलब उनको ऊपर के बारिश पर निर्भर करना होता है और ऊपर में अब लगातार डैम या फिर अदर स्टेट जो जिनके यहाँ से वो नदियाँ गुजरती हैं वो भी अपने यहाँ पे इरिगेशन चैनल्स का विस्तार कर रही हैं। तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि भाई उन्होंने पटवन करी और 2 दिन बाद ही बारिश हो गई और पूरा का पूरा उनका ख़त्म हो गया। तो अब ये मेंथा के आने से ये एक चीज़ क्लियर रहता है कि अगर उन्होंने नर्सरी नहीं भी करी है तो आसपास के किसी नर्सरी से या फिर सुदूर 10-30-40 किलोमीटर की दूरी के किसी नर्सरी से वो ला के और फिर उसमें अपना मेंथे की फसल ले के जो गेहूं से लॉस है उसको तो कवर कर ही लेते हैं, उससे करीब करीब दुगना फ़ायदा तो उनको मिल ही जाता है। तो ये सब अल्टीमेटली जो भी कंसेप्ट है या कंसेप्ट के साथ बढ़ने का है तो हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप में हम इन्हीं सारी चीज़ों को सिर्फ मार्केट लिंकेज की ओर बढ़ेंगे। हम अभी भी इनपुट की ओर नहीं देख रहे। इनपुट्स के अलग अलग आयाम हैं और सबके अपने अपने थॉट्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऑर्गेनिक खेती को ही मान रहा है कि भाई यही हेल्थ के लिए अच्छा है, कोई ऑर्गेनिक में एक विधा आगे बढ़ के नेचुरल फार्मिंग को ही ओरिजिनल खेती मान रहे हैं। किसी का कहना है कि भाई केमिकल फार्मिंग फर्टिलाइज़र तक तो ठीक है, बट जब आप पेस्टिसाइड का ओवरडोज करते हैं वो डेंजरस है। सरकार अपने बर्डन से परेशान है क्योंकि उसको फर्टिलाइज़र पे जो कॉस्ट देना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनपुट्स की ओर हम नहीं देख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आज भी जो आउटपुट को बेचना और अच्छे रेट में बेचना या फिर पोस्ट हार्वेस्ट अगर उनको थोड़ा सा रखना है, ये सबको पता होता है कि भाई हार्वेस्ट किया और अगर ग्रेन को हम 4 महीने 5 महीने 8 महीने के लिए रख सकते हैं, जिसमें 3 मेजर क्रॉप बिहार के आते हैं, धान, मक्का और गेहूँ, तो महीने 1.5 महीने बाद ही रेट में 15-20% का उछाल हो जाता है। बट उनके पास कोई वेयर हाउस नहीं है या उनके पास कोई प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। गाँवों में कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि धान की कुटाई करा लिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पोर्टेबल राइस मिल का भी चलन है और आपके खलिहान में आके वो आपकी कुटाई कर देता है। उस भी आपके धान का मॉइस्चर 17% 18% होता है, बट जब आप अपने चावल को किसी गलत तरीके से स्टोर कर देते हैं तो उसमें या तो सड़न या यूं कहें कि एक बैड स्मेल डेवलप कर जाता है, तो उनको लगता है कि रखने से और ही नुकसान है। तो यानी स्टोरेज के भी एक स्पेसिफिक फैसिलिटी का अभाव है। हम इन सब को सॉर्ट आउट करके और किसानों को भी फ़ायदा करेंगे और अल्टीमेटली बिहार जैसे राज्य के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के इकोसिस्टम्स लोगों तक अपनी पहुंच बनाए। जो चीज़ें मुझे खींच के लाई थी, एक तो ये था ही जो मैंने डिस्कस किया कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट डैमेजेज हैं, मतलब उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलता, वो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं और उसको हम अगर स्टोर करके रखें तो काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। जैसे मैं एक टमाटर का जिक्र करूं, मार्च अप्रैल में ये खबरें हर तरफ मीडिया में छाई रहती हैं कि तुड़ाई भी नहीं मिल सका और किसान ने अपना टमाटर सड़क पे फेंक दिया, उनको मतलब खेत की जुताई कर दी और फिर उसी टमाटर का रेट अगस्त सितंबर में 80-100 रुपये हो जाता है। मतलब सिंपल एक मेथडोलॉजी का यूज़ करें, एक 20-30 हज़ार का पल्पर लगा के और थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करके, साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके आप उसको प्यूरी बना के अच्छे रेट में बेच सकते हैं। ये सब किसान नहीं कर सकते, बट एक ग्रुप बना के या एक इंडिविजुअल अगर आगे बढ़ता है तो अगर कुछ मार्जिन्स किसान के तरफ भी ट्रांसफ़र कर दे, कुछ आगे भी ट्रांसफ़र कर दे, उनका फ़ायदा होता है। दूसरा, जो ऑफिसेज में मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा था कि उनके साथ जो बिहेवियर था या उनके जो लाइफ स्टाइल थे थोड़े पेनफुल थे
और जबकि जो भी सिक्योरिटी गार्ड जाता है पुणे में बिहार की तरफ से या सूरत में या फिर दिल्ली में, या मॉडल मेरे माथे में था कि अगर वो हम बना के दिखा सकें, जैसे आपके यहाँ तालाब हैं और मछली आप आंध्रा से मंगाते हैं, आपके यहाँ पानी 20-30 फीट पे है, फिर भी आप डरते हैं करने से कि कोई जहर डाल देगा। तो ये वहम कुछ हद तक हम लोगों ने दूर किया है। और भी 100, 200, 500 कैटलिस्ट हैं जो बिहार में अलग अलग तरीके से, या यूं कहें कि कुछ रिटायर्ड लोग भी जाके लोगों को समझा रहे हैं। कई ऐसे उत्तर बिहार के लोगों को मैं जानता हूँ तो जाके समझा रहे हैं कि जहर एक फैक्टर है, ऑफकोर्स फैक्टर है, बट वो 1% से ज़्यादा नहीं है। 99% जो मछलियों की मौत होती है वो H2S के फॉर्मेशन से होती है या ऑक्सीजन के क्राइसिस से होती है। अगर इसको जो लोग समझ लेते हैं, आज भी वो बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं। मतलब मछलियों को तो अल्टीमेटली किसानों का ATM कहा गया है अगर आपके पास अपनी तालाब है। तो एक तो कि भाई प्रोसेसिंग करके और हम उनके जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हैं या पोस्ट हार्वेस्ट जो मार्केट में अधिकता के कारण लॉस हैं उसको कम कर सके, और फिर एक इंटीग्रेटेड मॉडल उनको दे सके। जैसे हम लोगों ने एक छोटा छोटा यूनिट्स रखा हुआ है जहाँ पे तालाब भी है, लॉन्ग टर्म्स के टिम्बर्स भी लगे हुए हैं, उसमें थोड़ा टिक भी है, थोड़ा सा अल्टीमेटली शीशम भी है, जो कि 20 साल 22 साल के बाद जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं किसानों के, या तो बच्चे की शादी के या फिर हाई एजुकेशन के कॉस्ट हैं, वहाँ से मीट कर सकते हैं। वो मछली का जो कॉस्ट है 3 से 4 महीने के बाद वो रोज़ उससे कर सकते हैं। 2-4 अगर गायें उनके पास है तो रोज़ का खर्चा मेंटेन कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा फलदार वृक्ष, अमरूद का अगर 100 प्लांट्स भी लगा हुआ है तो साल में 2 बार अमरूद तो जरूर फलेगा। और जो बीच के कुछ कुछ कॉस्ट हैं शादी ब्याह में, उनके जो खर्चे हैं, या फिर बच्चों का जो कभी कभी ड्रेस का कॉस्ट है, या फिर कहीं वो घूम रहे हैं उनका खर्चा है, तो उसे कवर हो जाता है। उसके अलावा जो मैं मैसेज दे रहा हूँ या जो मैं मैसेज दूंगा वो यही है कि ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा निकलें। मतलब ड्रिप की खेती देखें, ड्रिप कितना बढ़िया चीज़ है। मतलब अगर बेगूसराय इलाका है बिहार का, बहुत ही फर्टाइल इलाका है, और वहाँ के किसान ऐसे ऐसे हैं जो 10 कदम 20 कदम आगे ही चलते हैं, बट अभी भी अधिकतर किसान आलू का वही मेथड अपना रहे हैं। आलू लगाया, उस पर मेड़ बनाया, फिर पटवन करी, फिर मेड़ को हटाया। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सच में बहुत इनोवेटिव हैं, और मैंने सीखा भी है उनसे कि भाई एक बार मिट्टी चढ़ा दी और फिर उसके बीच में मकई का टोबन कर देते हैं, मतलब मकई का सीड लगा देते हैं, और बाद में आलू भी निकल गया और फिर मक्के पे चढ़ जाता है। लेकिन वो अगर ड्रिप पे हो तो और भी इल्ड बढ़ जाता है। मतलब ड्रिप इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पानी की बचत करना है, ड्रिप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो मिट्टी को बैठने नहीं देता है, मिट्टी को बैठने नहीं देता है। दूसरा क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीड से परेशान है, बहुत घास से परेशान है, तो उसमें आप मल्चिंग पेपर लगा के उससे भी मुक्ति पा सकते हैं कि बार बार आपको निकौनी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लीक से हटना पड़ेगा। एंड तीसरा, मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखना होगा। जो पहले ये चीज़ थी कि मैं लगाऊंगा बगल के बाजार में बिक जाएगा, अब ये नहीं है। अब ऐसा है कि अगर आपको 700 एकड़ 200 एकड़ के लोग हैं तो शायद इंपोर्टर या फिर कोई दूसरे स्टेट का बायर जिसको 30 टन 40 टन ट्रक एक साथ भर जाए वो आके ले लेगा। तो उस एंगल से भी देखना है। और एक महत्वपूर्ण एंगल है जिसमें बिहार ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है लेकिन पिछड़ता नजर आ रहा है। मतलब पॉली हाउसेज नहीं बढ़ पाए, जबकि सरकार ने उस पर बहुत अच्छी सब्सिडी दी, 75% 90% तक की सब्सिडी दी। तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। ये सत्य है कि पॉली हाउस कितना भी आप मजबूत बनवा लें, कभी कभी जो मतलब आंधियाँ आती हैं या कभी कभी जो तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उसमें नुकसान होता है। बट कुछ चीज़ सीखने की है। अगर शाम में आप जा रहे हैं तो चारों पर्दे गिरा दें, ये कॉमन प्रैक्टिस है। दोपहर में धूप बहुत कड़ी है तो जो फर्स्ट लेयर का प्लास्टिक है उसके नीचे का जो एक सेडनेट है उसको आप कवर कर दें। अगर ठंड के दिन में बहुत ज़्यादा नहीं है धूप तो फिर चारों पर्दे बंद ही रहने दें और फिर ऊपर के कवर को नहीं हटाए, उससे थोड़ा भी धूप पाके और अंदर में वो एक अपना वार्म वेदर क्रिएट कर लेता है। मतलब आप जस्ट सोच सकते हैं कि अगर किसी के पास पॉली हाउस है और आज अगर वो भिंडी की रोपाई कर दे उसमें, ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि पॉली हाउस में मैं भिंडी लगाने को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने प्रैक्टिकल थॉट पे अड़ा रहा। मैं बहुत किताब के उन वसूलों को नहीं बढ़ाता। तो आप देखिए कि अगर वो भिंडी जनवरी में या फरवरी में फल के आएगी, उस वक्त मार्केट में भिंडी का रेट 150 रुपये किलो होता है और होलसेल मार्केट में 80-85 रुपये किलो भिंडी होती है। तो वो भिंडी
ज़्यादा रिटर्न देगी रादर देन ग्रीन कैप्सिकम, क्योंकि ग्रीन कैप्सिकम अभी के समय में बिहार में आप खुले में उगा सकते हैं। देखने में ठीक है, बहुत सुंदर लगेगा, फोटोग्राफ्स भी आएंगे, मीडिया भी कवर करेगा। और जब बिहार में खुले में हो सकता है तो आप सोचिए कि उत्तराखंड या यूपी का कुछ इलाका में वो कब से खुले में हो रहा होगा। और कितना भी लगन रहने दीजिए, आपका मीठापुर मंडी को 20 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये किलो में सेल करके वो पाट देगा। तो 20 रुपये में कोई भी प्रोड्यूस बेचना फ़ायदेमंद है या 80 रुपये में बेचना फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ जो मार्केट एनालिसिस हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे हमने झारखंड में एक खीरे का उत्पादन करने वाले किसान को देखा था और ऐसा पाया कि एक दिन उसने 900 किलो खीरे को तोड़ा। हमने उसे बोला था कि रोज का अगर तुड़ाई करते हो तो भी तुम नोट करो, या 2 दिन 3 दिन जो भी तुम हार्वेस्टिंग करते हो, तुम्हारा इनपुट और आउटपुट को नोट करो, क्या आउटकम आ रहा है और क्या रेट में तुम बेच पा रहे हो। तो 900 किलो खीरे को जब वो बेच के आ रहा था तो उसके पास 6300 रुपये थे, मतलब 7 रुपये किलो बेच के आया था। और सिर्फ 3 दिन बाद सिर्फ 600 किलो खीरे को बेच के आया था, उसके बाद 9600 रुपये थे। यानी 300 किलो कम था लेकिन रेट बहुत अच्छा था, क्योंकि कोई ना कोई दिन या तो धर्म के कारण या फिर मार्केट में शॉर्ट आवाक के कारण रेट हायर जाता है। तो ये जब एक बार आप देख लेते हैं तो लगता है कि ठीक है, अगर 3 दिन हम नहीं ही हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें से खराब होने वाले या ओवर मैच्योर्ड कितने होंगे, 10%, 15%। यानी 900 किलो के जगह ठीक है जो आउटकम आता है वो 800 किलो आता, 750 किलो आता। लेकिन जो रेट का डिफरेंस 7 से 8 रुपए का है, ये कम से कम इतना तो तय कर देता है कि 4 से 5 हज़ार रुपये पॉकेट में ज़्यादा जाते। तो ऐसे मेथोडोलॉजी या इस तरह के थोड़े रिसर्च और इस तरह की कलेक्टिविटी के साथ अगर काम करते हैं तो बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।